नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। 4 और 5 अप्रैल को पिथौरागढ़ और विकासनगर में करेंगे चुनावी जनसभा। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने किया जनसभा को संबोधित। कहा, बड़ी संख्या में जनता का मिल रहा बीजेपी को समर्थन। 5 सीटों पर खिलेगा कमल। हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर लगा विराम। महेंद्र भट्ट ने पार्टी में वापसी की संभावनाओं से किया इनकार। हरिद्वार से टिकट कटने के बाद सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का बड़ा बयान। पार्टी में जिम्मेदारी को बेताब। बड़ा सवाल, क्या प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे निशंक? लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे कांग्रेस उम्मीदवार। देवप्रयाग में प्रत्याशी गणेश गोदियाल का व्यापक जनसंपर्क, जीत का किया दावा। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 और 5 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। कल पिथौरागढ़ और विकासनगर में जेपी नड्डा चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही टिहरी लोकसभा सीट की कोर कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं 5 अप्रैल को जेपी नड्डा हरिद्वार में त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का 2 दिवसीय प्रवास चुनाव की दृष्टि से उत्तराखंड में उनका प्रवास होने जा रहा है और 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ में उनकी बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है। उसके पश्चात विकासनगर में, क्योंकि हिमाचल से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर वो बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद टिहरी लोकसभा क्षेत्र की जो हमारी कोर कमेटी चुनाव की दृष्टि से बनाई गई है, उस कोर कमेटी की वो बैठक लेने वाले हैं। और 5 अप्रैल को हरिद्वार में जो हमारे त्रिदेव कहे जाते हैं भाजपा में, हमारे बूथ के अध्यक्ष, BLA 1, BLA 2 जो हमारी कमेटियां बनाई गई हैं, उनकी एक बड़ी सभा वो हरिद्वार में करने जा रहे हैं। उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भटवाड़ी में आयोजित रोड शो में शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी धामी के नेतृत्व में फिर एक बार उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिलेगा। इस दौरान सीएम धामी ने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के हक में वोट की अपील की। रुद्रपुर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और रैली हो सकती है। गढ़वाल में ये रैली होने की बात सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और जनसभा उत्तराखंड में होगी, जिसकी तारीख जल्द ही तय की जाएगी। बताया कि मोदी जी का एक और प्रोग्राम जो आने का कब तक है? देखिए 17 तारीख से पहले ही होगा, तिथि हम कल तक आपको बता देंगे। देखिए 17 तारीख से पहले ही होगा, तिथि हम कल तक आपको बता देंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि दूर दूर तक हरक सिंह रावत के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात सामने नहीं आई है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरक सिंह रावत का निष्कासन बीजेपी हाईकमान द्वारा किया गया, इसलिए हाईकमान ही हरक सिंह रावत की वापसी को लेकर अंतिम फैसला करेगा। अभी हरक सिंह जी की ज्वाइनिंग का दूर दूर तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं है। ये कहां से मीडिया चलाता है आप लोग जाने। हरक सिंह रावत जी का निष्कासन केंद्रीय टीम ने किया है, उनकी ज्वाइनिंग की निर्णय केंद्र नेतृत्व ही करेगा। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता SP सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने SP सिंह और उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। हरिद्वार में भी काफी कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये सभी नेता PM मोदी और CM धामी के कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये संस्था का क्रम मतदान के एक दिन पूर्व तक चलेगा। मुझे बताते खुशी है कि भिन्न दलों के ऐसे प्रभावशाली लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आज भी हरिद्वार के अंदर भी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था और यहाँ पर इंजीनियर SP सिंह जी ने हमारी पार्टी उनके
अथाह समर्थकों के साथ ज्वाइन किया है। खास तौर पर जो हमारा अनुसूचित जाति का तबका है उसमें काम को बढ़ाने के लिए हम इंजीनियर साहब का सहयोग लेंगे। देखिए, बेसिकली तो मैं तो हार्डकोर टेक्नोक्रेट था एंड मेरी पोस्टिंग भी विदेशों में भी रही, इधर भी रही और काफ़ी क्लास वन सीनियर क्लास वन ऑफिसर था। मेरे को अप्रोच किया गया था उस टाइम पे, मेरे को पार्टी में लाया गया था एंड आई वाज गिवन पार्लियामेंट्री टिकट थे एट द टाइम। मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा हरिद्वार से 99 में। लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में एक तरफ जहां उत्तराखंड कांग्रेस अपनी सियासी जमीन बचाने की जुगत में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक पार्टी को झटके लग रहे हैं। टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तक भी कांग्रेस के नेता पार्टी का हाथ छोड़ बीजेपी को मजबूत करने में जुटे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है या फिर कांग्रेस नेताओं की पार्टी में कोई सुनवाई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान, पार्टी की राह नहीं दिख रही आसान। एक के बाद एक नेता छोड़ रहे कांग्रेस का साथ, ऐसे कैसे मजबूत होगा हाथ। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं। जिन नेताओं कार्यकर्ताओं के बूते पार्टी अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश में जुटी है, वही चेहरे कांग्रेस को झटका दे रहे हैं। अब ताजा मामला सामने आया है हरिद्वार से, जहां कांग्रेस नेता एसपी सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। 1999 में कांग्रेस के टिकट पर हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़े एसपी सिंह ने हाथ को झटका दे दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी सिंह ने विधानसभा का चुनाव ज्वालापुर से लड़ा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी कार्यालय में एसपी सिंह और उनके समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं हरिद्वार में भी काफी कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। ये संस्था का क्रम मतदान के एक दिन पूर्व तक चलेगा। मुझे बताते खुशी है कि भिन्न दलों के ऐसे प्रभावशाली लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आज भी हरिद्वार के अंदर भी ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था और यहाँ पर इंजीनियर एसपी सिंह जी ने हमारी पार्टी उनके अथाह समर्थकों के साथ ज्वाइन किया है। खास तौर पर जो हमारा अनुसूचित जाति का तबका है उसमें काम को बढ़ाने के लिए हम इंजीनियर साहब का सहयोग लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हरिद्वार लोकसभा के अंदर ऐसी विधानसभा जो किन्हीं कारणवश हम जीत नहीं पाए थे, उनमें हमारे जो भी दलों के अंदर जुड़ रहे हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से सहयोग विधानसभा के अंदर लिया जाएगा। और इस बार उत्तराखंड की 70 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उसमें जीत अर्जित करेगी। देखिए, कुछ लोग जो भावनाओं में बह के गए होंगे उनके लिए तो निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे कि आ जाएं जो परिवार के लोग थे, लेकिन जो लोग दागी हैं, जो लोग भ्रष्ट हैं या जिन लोगों के ऊपर कोई धाराएं लगी थी और उसके बाद वो बीजेपी में गए, मेरे रहते तो मैं कम से कम उनको कांग्रेस में नहीं आने दूंगा, मैं रोकने की कोशिश करूंगा। एसपी सिंह पहले नेता नहीं जिसने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका दिया हो। इससे पहले 2019 में पौड़ी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस को अलविदा कहकर पार्टी को कमजोर करने का काम किया। वहीं हरक सिंह रावत की करीबी रही लक्ष्मी राणा ने भी मुश्किलों के समय में साथ न देने को लेकर कांग्रेस को अलविदा कह दिया। वहीं अनुकृति समेत कई पूर्व विधायकों ने भी चुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामने का काम किया। कांग्रेस में यूं एक तरफा इस्तीफे की बाढ़ ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या एक के बाद एक यूं पार्टी से नेताओं का चले जाना इत्तेफाक हो सकता है? क्या कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल पाने में असमर्थ हो रही है? क्या नेताओं का पार्टी से यूं अलग होना कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर पार्टी में नेताओं की सुनवाई नहीं है? सवाल कई हैं जिसका जवाब शायद कांग्रेस तलाशने की कोशिश नहीं करती या फिर तलाशना ही नहीं चाहती। फिलहाल एकाएक कांग्रेस को मिल रहे झटके ने पार्टी को और कमजोर करने का काम किया है। हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कटने के बाद निशंक ने बड़ा बयान दिया है। निशंक के बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पार्टी में किसी बड़ी जिम्मेदारी को बेताब नजर आ रहे हैं। चर्चाएं तो ये भी है कि पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे सकती है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार से सांसद निशंक का बड़ा बयान। हरिद्वार से निशंक का टिकट कटने के बाद जिम्मेदारी को लेकर दिया बड़ा बयान। हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कटने के बाद यही चर्चा है कि आखिर रमेश पोखरियाल निशंक का राजनीतिक भविष्य क्या होगा।
केंद्र में मंत्री से लेकर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले रमेश पोखरियाल निशंक का इस बार पार्टी हाईकमान ने टिकट काट दिया। इसके बाद से ही खूब चर्चा है कि आखिर रमेश पोखरियाल निशंक को आगे पार्टी क्या जिम्मेदारी देने जा रही है। इस बीच निशंक का कहना है कि उन्होंने पार्टी के लिए समय दिया है और पार्टी ने उन्हें इससे पहले कई जिम्मेदारियां दी है, जिनका बखूबी उन्होंने निर्वहन किया है। जो भी काम पार्टी उन्हें देगी उस काम को वो करेंगे। पहली बात तो मैं आपको टूकना चाहता हूँ, किसने काटा है पत्ता और किसका था पत्ता? मेरा पत्ता जो तब था वो आज भी है और कल भी रहेगा। ये सदा बाहर है मेरा पत्ता। मेरे पास नहीं, मेरे समर्थकों में कोई मायूसी बिल्कुल नहीं होगी। हम भारी बहुमत से जिताएंगे त्रिवेंद्र रावत को, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने मुझको एमएलए बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। एक नहीं, मैं ये यहाँ पर बोलूं कि इन 35 और 40 वर्षों में मेरी पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी, मुझे संतोष है कि मैंने उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। और मैं डे वन से कहता हूं कि पार्टी मुझको जो काम सौंपेगी, मेरा काम पार्टी का काम करना है। वो मुख्यमंत्री बनाए तो, वो बीजेपी कार्यालय में बिठाए तो, क्योंकि मैंने अपना जो समय है पार्टी को दिया। रमेश पोखरियाल निशंक के इस बयान के काफी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं निशंक के बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि ये बात सही है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उनको देगी वो निभाएंगे। पहली बात तो मैं बताऊं, इस समय पूरी पार्टी का ध्यान उत्तराखंड की 5 लोकसभा जीतने के लिए और 5 लाख से ऊपर मतों से जीतने के लिए, प्रत्येक विधानसभा को जीतने के लिए और प्रत्येक बूथ को जीतने के लिए, वो भी 50% अधिक वोटों से प्रत्येक बूथ को। हम सब लोग इस काम पे लगे हैं और कोई भी भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है उसी को कोई भी दायित्व मिलता है। कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है, कोई सांसद विधायक बनता है। तो इसलिए जिस व्यक्ति को जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व का निर्वहन करता है। निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा मैं उसका निर्वहन करूँ। लोकसभा चुनाव के बीच रमेश पोखरियाल निशंक का जो बयान सामने आया है, उसे इस रूप में भी समझा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बहरहाल इंतजार बरकरार है। यहाँ पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने देवप्रयाग में प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर हिंडोला खाल में जन समर्थन जुटाया। गणेश गोदियाल ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा के पद चिन्हों पर चलकर इस चुनाव में मुकाबला करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। इसके साथ ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया के जरिए चंदे की गुहार लगाई है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर यहाँ गढ़वाल की जनता से अपील की है। मेरे साथ तमाम लोग हैं, मेरे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता है। मैं उसी तरह मुकाबला करूंगा जिस प्रकार से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने सन 1982 में केंद्र और राज्यों की सरकारों को उनके सामने खड़े होकर गढ़वाल की आवाज को बुलंद किया और जीत हासिल की। मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर उसी प्रकार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा जिस प्रकार सन 1982 में हमारे दिवंगत नेता हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उधर रुद्रपुर में इंडिया अलायंस के संगठित दलों ने नैनीताल से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जिया प्रियंका चौधरी ने सपा कार्यकर्ताओं से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के लिए प्रचार प्रसार की अपील की है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने बताया कि उत्तराखंड में जल्द ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे होंगे। जितना प्रचारक भारतीय जनता पार्टी आएंगे उतने ही कांग्रेस के आएंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कहीं हल्के में नहीं है। कहीं 1-2 दिन के अंदर मैं आपको सूची दे दूंगा कि हमारे स्टार प्रचारक पूरे प्रदेश में कौन कौन आने वाले हैं और हमारे जिले में कौन कौन आने वाले हैं। इनका अगर मोदी जी का कार्यक्रम बड़ा हुआ है तो हमारे भी राहुल गांधी जी कोई ना कोई यहाँ पे आएगा। इसकी सारी सूची हमें 1 दिन के अंदर मिल जाएगी। अल्मोड़ा पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा बुल्लर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जनता के बीच जाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि बुल्लर ने आज बीजेपी के साथ ईडी सीबीआई भी चुनाव लड़ रही है जिसको जनता समझ चुकी है, ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी से लोगों का मन भंग हो रहा है। गारंटियां देने का काम किया है हमने। राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने एक घोषणा पत्र तैयार किया है कि हम किस प्रकार आने वाले समय में महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे, युवाओं को न्याय दिलाने का काम करेंगे।
उन सब तमाम मुद्दों को लेकर के जनता तक पहुंचने के क्रम में हम आज अल्मोड़ा पहुंचे हैं और इस क्रम के साथ साथ हम लगातार जो हमारी पुरानी मांगे हैं उनको दोहराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहन अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, भर्ती घोटालों की लड़ाई अभी तक चल रही है और भी तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। और हिंदुत्व की बात करने वाले ये लोग, हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने वाले ये लोग केदारनाथ का सोना बेच करके खा गए, लेकिन कल प्रधानमंत्री यहाँ पर हमारे प्रदेश में आए, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। अल्मोड़ा में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन ने दूसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। दूसरे चरण में 4176 मतदान कार्मिकों को ईवीएम प्रशिक्षण दिया जाना है। बुधवार को शुरू हुए दूसरे चरण के प्रशिक्षण में विधानसभा सल्ट और पिंक बूथ के उसी 76 कार्मिकों को सामान्य ईवीएम प्रशिक्षण दिया गया। नहीं, जो सेकंड फेज का ट्रेनिंग का प्रशिक्षण चल रहा है वो पोलिंग पार्टीज का चल रहा है और वो 6 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है, जहां 2 लोकेशंस पे कार्य किया जा रहा है। वहीं लोहाघाट के बंतोली में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक गांव में रोड नहीं बनती मतदान में वो हिस्सा नहीं लेंगे। नाराज ग्रामीणों ने बताया कि वो पिछले 9 सालों से सड़क के डामरीकरण की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन उन्हें चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है। मैं भी लगातार एसडीएम, तहसील प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग और डीएम साहब और अन्य विभागीय मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री सब तक बार बार गुहार लगा दी है। उसके बाद भी हमारी रोड में डामरीकरण का काम नहीं हो रहा है, जिससे आज ग्रामीणों को इतनी परेशानियां हो रही हैं। कोई महिला बीमार हो जाती है तो रात्रि में उसको कितनी कठिनाई होती है। हमें डोली कंडी में हमको नेशनल हाईवे में ले जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी, बहुत परेशानियों के बाद भी इस रोड में डामरीकरण नहीं हो रहा है। इससे आज ग्रामीण बहुत परेशान होकर के, मजबूर होकर के अपने रोड पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। संवेदनशील तराई पूर्वी वन प्रभाग में यहां पर वन विभाग ने फायर सीजन शुरू होते ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। डीएफओ हिमांशु बागरी ने बताया कि फायर सीजन अलर्ट के चलते कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा कंट्रोल बर्निंग का कार्य किया जा रहा है। जी, अभी जो अलर्ट्स जारी हुए हैं आईएमडी द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि इस बार अत्यधिक गर्मी पड़ने वाली है, जिसके दृष्टिगत हमारा ये सीज़न फायर के दृष्टिगत काफ़ी संवेदनशील रहने वाला है। तो उसके क्रम में अभी हमने कुछ वॉचर रखे हुए थे, बट 1 अप्रैल से वॉचरों की संख्या हमारे प्रत्येक क्रूज स्टेशन में बढ़ाए जा रहे हैं और इससे पूर्व हमारे जो भी कंट्रोल बर्निंग होती है, फायर लाइन कटान, ये सब कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। तो और अब इनको हमारे स्टाफ से रेगुलर ड्रिल कराई जा रही है, जिससे कि यदि कोई आग लगती है तो समय पर नियंत्रण किया जा सके। हल्द्वानी में नए सत्र की शुरुआत होते ही प्राइवेट बुक सेलर्स और निजी विद्यालयों की मनमानी के कारनामे सामने आने लगे हैं। लगातार प्राइवेट बुक सेलर द्वारा मनमानी करके किताबों को महंगे दामों पर बेचने की शिकायत और अव्यवस्थाओं के चलते प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के चलते शिक्षा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम बुक सेलर के यहां निरीक्षण कर रही है। सत्र जैसे शुरू हुआ है तो ये हर बार ही देखा गया है कि जब भी सत्र शुरू होता है दुकानों पे बहुत भीड़ हो जाती है। एक तो अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वो इसको प्रॉपर समय अभी है हमारे पास, अनावश्यक रूप से परेशान ना हो। दूसरा, कुछ शिकायतें जो आ रही हैं कि वो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। साथ में ये भी संज्ञान में आया कि कुछ रेफरेंस बुक के नाम पे ऊंचे मूल्य की किताबें बेची जा रही हैं, तो उसका संज्ञान लिया गया है। और कल हम लोगों ने इसमें शिक्षा विभाग के माध्यम से एक मीटिंग भी रखी हुई है 11 बजे, और उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी कहा है और खंड शिक्षा अधिकारी भी इसमें रहेंगे। सभी स्कूलों को उसमें बुलाया गया है। पौड़ी में नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने यहां पर रिटायर्ड फौजी सहित 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। एसएसपी ने बताया कि ये सभी आरोपी जिले में नशे का कारोबार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आज कार्रवाई करते हुए कोतवाली कोटद्वार के द्वारा 6 ऐसे अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए इन 6 अभियुक्तों के विरुद्ध जो भी इन्होंने नशे का कारोबार करते हुए मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एकत्रित की है, उनको नियमानुसार सीज किया जाएगा और इनको गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा 4 और 5 अप्रैल को पिथौरागढ़ और विकासनगर में करेंगे चुनावी जनसभा। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने किया जनसभा को संबोधित, कहा बड़ी संख्या में जनता का मिल रहा बीजेपी को समर्थन, 5 सीटों पर खिलेगा कमल। हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर लगा विराम, महेंद्र भट्ट ने पार्टी में वापसी की संभावनाओं से किया इनकार। हरिद्वार से टिकट कटने के बाद सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का बड़ा बयान, पार्टी में जिम्मेदारी को बेताब, बड़ा सवाल, क्या प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे निशंक। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे कांग्रेस उम्मीदवार, देवप्रयाग में प्रत्याशी गणेश गोदियाल का व्यापक जनसंपर्क, जीत का किया दावा।